स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की राजनीति में फेरबदल की। देखेंगे 6 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, जानेंगे आरजेडी पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट के बारे में, देखेंगे बिहार में बड़े उद्योग लगाने की तैयारी। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बिहार में शिक्षकों के तबादले की नई नीति के बारे में। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में बड़े स्तर पर फेरबदल, 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई विभागों की जिम्मेदारियां बदली। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत के संकेत, मंत्री पद पर बेटे की ताजपोशी से विधायक नाराज, 3 एमएलए छोड़ सकते हैं साथ। बिहार में राशन सूची में बड़ी सफाई की उम्मीद, 55 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे, सरकार जल्द करेगी अपडेट। पटना के बैंक अधिकारी पर ईओयू की बड़ी कार्रवाई, 6 ठिकानों पर छापेमारी, 40 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद। क्या आरजेडी ने खोज ली है हार की वजह? पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट तैयार, लालू से बड़ी कार्रवाई की उम्मीद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की आशंका है। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के सांसद हैं और आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके कई विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं। कुशवाहा के करीबी और बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो बागी हो गए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया विस्फोटक पोस्ट किया है। रामेश्वर महतो ने खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो और नीतियां स्वार्थ की दिशा में मुड़े तो जनता को भ्रमित नहीं रखा जा सकता। अब सवाल है कि नाराजगी की असली वजह क्या है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो एनडीए में शामिल है, उसके 6 विधायक हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी सरकार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिला, लेकिन कुशवाहा ने अपने जीते हुए 6 विधायकों की जगह अपने बेटे दीपक प्रकाश को ही मंत्री बनवा दिया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनके बेटे ने किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। मंत्री पद का शपथ लेने की हड़बड़ाहट इतनी थी कि कुशवाहा के बेटे कुर्ता भी नहीं सिलवा पाए थे और जीन्स शर्ट में ही शपथ ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन कुशवाहा का मानना है कि मंत्री बनने के बाद विधायक पार्टी बदल लेते हैं, सब इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे में किसी और पर भरोसा ना करके उन्होंने अपने परिवार पर भी भरोसा दिखाया। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से विधायक का चुनाव भी लड़वाया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक भी घोषित कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के इन फैसलों के कारण उन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं और पार्टी के भीतर विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। राजनीति में कांग्रेस के ऊपर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली बीजेपी कुशवाहा के मामले पर चुप्पी साध लेती है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा पार्टी के 3 विधायक इस वंशवाद के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और एनडीए के ही किसी अन्य दल में शामिल होने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस संकट को संभाल पाएंगे या फिर उनकी पार्टी बिखर जाएगी? आने वाले दिन बेहद अहम होंगे, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो इतना रिस्क तो नेताजी को उठाना ही पड़ेगा। 2025 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली आरजेडी आखिर 2025 आते आते तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बन गई? 80 सीटों वाली पार्टी महज 25 सीटों पर कैसे सिमट गई? पार्टी की सबसे बड़ी गलतियां क्या थी और अब आगे क्या बदलाव होंगे? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आरजेडी ने अपनी बड़ी समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही रिपोर्ट लालू यादव के पास भेजा जाएगा। देखिए पूरी खबर। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में 2 चरणों की बैठक हुई। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र, मतदान पैटर्न और उम्मीदवारों के प्रदर्शन का अलग अलग विश्लेषण किया गया। जिला और प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। समीक्षा में हार की कई वजहें सामने आई हैं, जैसे निचले स्तर पर संगठन की कमजोरी, कई सीटों पर गलत उम्मीदवार चयन, वोटरों तक पार्टी का संदेश न पहुंच पाना, विपक्ष की रणनीतियों का समय पर जवाब न दे पाना। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इसमें प्रमुख हैं। रिपोर्ट में माना गया कि प्रचार और तैयारी की कमी से कई सीटों पर नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में सिर्फ हार की वजह नहीं बताई गई है, बल्कि आगे की रणनीति के लिए सुझाव भी दिया गया है, जैसे कि पार्टी में संगठनात्मक सुधार की जरूरत, प्रचार में नई तकनीक का इस्तेमाल, स्थानीय मुद्दों पर अधिक फोकस और उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता। अब रिपोर्ट को लालू यादव को सौंप दी गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लालू इसे गंभीरता से लेकर कुछ कड़े फैसले भी ले सकते हैं।
आरजेडी संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। यही रिपोर्ट पार्टी की आगे की चुनावी दिशा तय करेगी। बता दें कि आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी और परिवार दोनों के अंदर भी बगावत देखने को मिल रही है। हरियाणा निवासी संजय यादव, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, समीक्षा बैठक में आरजेडी के विधायकों और उम्मीदवारों ने इन पर काफी गंभीर भी आरोप लगाए थे। बता दें कि चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर संजय यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। खुद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के बढ़ते प्रभाव पर आपत्ति जताई थी। इस मामले को लेकर रोहिणी आचार्य ने बागी तेवर अपनाया था। साथ ही साथ लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी संजय यादव को निशाना बनाया था और बार बार ये बात दोहराई कि कुछ जयचंदों की वजह से उन्हें परिवार और पार्टी दोनों की छोड़ना पड़ा। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी तेजस्वी के कार्य प्रणाली की आलोचना कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई के दायरे में शिवानंद तिवारी और रोहिणी आचार्य भी आ सकती हैं। वैसे समीक्षा के दौरान कुछ नेताओं की राय थी कि तत्काल संजय यादव से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। अब देखना होगा कि उम्र के इस पड़ाव में लालू यादव अपनी पार्टी और परिवार को इस भंवर से कैसे बाहर निकालते हैं। सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के करीब ही रहेंगे। सम्राट का नया ऑफिस अब नीतीश के कार्यालय के ठीक बगल में बन रहा है। ये महज सहयोग है या कोई नया प्रयोग, आइए समझते हैं। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए पुराने सचिवालय के दक्षिण भाग में एक नया हाईटेक चैम्बर तैयार हो रहा है। ये नया चैम्बर 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी खरमास के बाद यानी 15 जनवरी के बाद यहाँ बैठेंगे। अब इस खबर में खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये चैम्बर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस के ठीक बगल में है। जानकर इसे एक आम शिफ्टिंग नहीं बात रहे, बल्कि इसे पावर शिफ्टिंग के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा। पिछले 20 सालों से नीतीश खुद गृह विभाग संभालते रहे हैं, लेकिन इस बार गृह विभाग सीधे सीधे सम्राट चौधरी को मिला। यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं, माफिया पर कार्रवाई हो रही है, मीडिया में उनके कामों के कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं और एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। छवि एक मजबूत नेता की। एक खास जोर इस बात पर भी दिया जा रहा है कि उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो। पुराने सचिवालय में जो कमरा सम्राट ने चुना है वह कोई साधारण कमरा नहीं है। यहीं बिहार के डीजीपी बैठते थे। पुलिस मुख्यालय शिफ्ट होने के बाद यह कमरा खाली पड़ा था। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें कई कमरे दिखाए, लेकिन सम्राट चौधरी को पसंद आया डीजीपी वाला कमरा। उन्होंने 2 बार इसका निरीक्षण किया और फिर 2 दिसंबर को इसका औपचारिक अलॉटमेंट हो गया। सूत्रों के मुताबिक पूरा गृह विभाग भी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सकता है। पुराने सचिवालय में विभाग के लिए 12 कमरे तक अलॉट किए गए हैं। यह सिर्फ चैम्बर नहीं है, सम्राट का नया पावर सेंटर होगा। अब बिहार की कानून व्यवस्था की कमान उसी हाईटेक इमारत से चलेगी, जहां सम्राट चौधरी अपना नया रणनीतिक केंद्र बना रहे हैं। वैसे भी बिहार में बीजेपी के अंदर ही नीतीश का विकल्प बनने की होड़ चल रही है। इसको लेकर बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच रेस देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं। सम्राट को मालूम है कि यह मुमकिन तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार को भरोसा उनके साथ हो। सम्राट चौधरी अब नीतीश के करीब ही रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करीब रहने से दिल भी मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। राजीव रोशन को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव और कौशल किशोर को युवा व कौशल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है, जबकि नीलेश देवरे को सिविल विमानन विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। कई अन्य अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। बिहार सरकार ने जांच में पाया है कि करीब 55 लाख लोग पात्र ना होते हुए भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। इनमें 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले, 4 पहिया वाहन रखने वाले और इनकम टैक्स भरने वाले लोग भी शामिल हैं। कई जिलों में बड़ी संख्या में फर्जी नाम मिले हैं, जिन्हें अब राशन सूची से हटाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना सिर्फ असली गरीबों तक पहुंचे। बिहार में शिक्षकों के तबादले की नई नीति 2026 से लागू होगी, जिसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। करीब 6 लाख शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था में 5 साल पूरा होने से पहले तबादला नहीं होगा और सभी कैटेगरी के शिक्षकों पर एक ही नियम लागू होगा।
बिहार में उद्योग लगाने की रफ्तार तेज हो गई है। उद्योग वार्ता में देश भर के 32 निवेशकों ने ई बस फैक्ट्री, रोबोटिक सर्जरी सेंटर और हाईटेक उद्योगों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव दिए हैं। सरकार ने निवेशकों को हर स्तर पर मदद और तेज फैसलों का भरोसा भी दिया है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़े तो राज्य में आने वाले वर्षों में बड़े उद्योगों के साथ साथ हजारों नौकरियां पैदा होंगी। पटना में 25 जगहों पर नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए मंत्री नितिन नवीन ने तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के साथ हुई बैठक में उन्होंने जल निकासी, जलपूर्ति और सीवरेज सिस्टम की GIS मैपिंग कराने को कहा है। साथ ही शहर के कचरा प्रबंधन सुधारने के लिए नई गाड़ियां खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्णिया के दालकोला चेकपोस्ट पर एक मछली वाहन से अवैध वसूली करते ASI रामदेव कुमार का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चालक से पैसे मांगने और मना करने पर उसकी पिटाई करते हुए दिखाया गया। विरोध के बाद चालक और अन्य लोगों ने ASI को खदेड़ दिया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ASI को गिरफ्तार कर लिया गया है और डंगराहा OP के प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पटना के बेर इलाके में प्रशासन ने रात में छापेमारी कर अवैध बालू ढुलाई में लगे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मालिकों पर कुल 10.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लंबे समय से चल रही अवैध बालू मंडी की शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया गया है और प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। रोहतास जिले में ट्यूशन से घर लौट रही 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया और दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। सिविल सर्जन ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो सके। पटना और गोपालगंज में EOU ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। बेटा स्थित उनकी राइस मिल से 40 लाख कैश, पटना आवास से ज्वेलरी और महंगी घड़ियां जब्त की गई है। जांच में उनकी आय से अधिक संपत्ति मिलने की बात सामने आई है। भावेश के बड़े भाई ने कहा है कि चुनाव के समय से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में ठंड बढ़ गई है और 9 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है। किशनगंज सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी 0 हो गई है, जिससे ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। पटना में फिलहाल मौसम सामान्य है, पर न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।